A very good morning to all of you. Today I am going to start with your one of the chapter of your unit kinematics, that is vectors. It is one of the important chapter of your physics. First start with the difference between the scalar and vector. अब basic difference जो हमें पता होना चाहिए. Scalars आपकी वो physical quantities होती है having only magnitude, जिनके पास सिर्फ magnitude होता है, सिर्फ magnitude. एग्जाम्पल के तौर पे द स्पीड, डिस्टेंस, वॉक एंड टाइम, दे आर कंसिडर्ड योर स्केलर क्वांटिटीज. आपको पता है क्लास 9th यू हैव स्टडीड ऑलरेडी. वेक्टर फिजिकल क्वांटिटीज हैविंग बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, यू ऑलरेडी नो. Examples, some of the few are velocity, displacement and force. These you know. Now, how we are going to represent the vector? Vector को represent कैसे करते हैं? तो जैसे मैंने सिंबल v लिखा है, f लिखा है, x लिखा है, इनके ऊपर एरो लिखा है, एरो हेड है. ये आपको शो कर रहा है ये एरो दैट दीज आर योर वेक्टर क्वांटिटीज. अगर आप इनको देखोगे तो बोलोगे दैट दिस इज वेलोसिटी, दिस इज फोर्स एंड दिस इज डिस्प्लेसमेंट, बिकॉज इनके ऊपर वेक्टर का साइन है. तो वेक्टर का साइन होता है इसमें. इस एरो का मतलब क्या होता है देखते हैं. तो इस तरह का कुछ साइन आता है, हम इसको यूज करेंगे आगे वेक्टर्स में, वेक्टर्स को डिनोट करने के लिए भी. ठीक है. तो ये एरो हेड में ये जो आगे ये होता है ना, इसको बोलते हैं हेड या टिप ऑफ द वेक्टर. और जो ये लास्ट में होता है इसको हम कहते हैं टेल ऑफ द वेक्टर. इसका मैं यूज करने वाला हूं आगे जाके वेक्टर्स को शो करने के लिए. पिक्चर में अगर आपको शो करना है, डायग्राम में शो करना है किसी वेक्टर को, तो इस एरो की हेल्प से हम शो करेंगे. फिर एक क्वेश्चन आता है, बहुत फेमस क्वेश्चन है. प्रेशर एंड करंट बोथ हैव मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बट स्टिल दे आर कंसीडर्ड स्केलर. व्हाई? तो आपको पता होना चाहिए. देखो, हमें वेक्टर के बारे में पता है दैट दे हैव मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन, बट वेक्टर्स होने के लिए एक चीज और जरूरी होना बहुत जरूरी है. कई ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जिनके पास मैग्नीट्यूड डायरेक्शन दोनों है, फिर भी वो वेक्टर में काउंट नहीं होती. द रीजन बिहाइंड दैट इज, किसी भी चीज को, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को वेक्टर होने के लिए उसके लॉज ऑफ वेक्टर अलजेब्रा को फॉलो करना बहुत जरूरी है. अब ये क्या होते हैं लॉज ऑफ वेक्टर अलजेब्रा? जैसे अपना नॉर्मल अलजेब्रा में लॉज होते हैं चीजों को ऐड करने के लिए, सब्ट्रैक्ट करने के लिए, मल्टीप्लाई करने के लिए, ऐसे वेक्टर्स को भी ऐड सब्ट्रैक्ट करने के लिए हमारे पास वेक्टर के लॉज है. उनको हम कहते हैं लॉज ऑफ वेक्टर अलजेब्रा. तो जो भी फिजिकल क्वांटिटी लॉज ऑफ वेक्टर अलजेब्रा को ओबे करेगी वो वेक्टर्स होगी, जो ओबे नहीं करेगी वो वेक्टर्स नहीं होगी. ठीक है. तो प्रेशर और करंट के बाद मैग्नीट्यूड भी है, डायरेक्शन भी है, बट दे डू नॉट ओबे द लॉज ऑफ वेक्टर अलजेब्रा. दैट्स व्हाई दे आर कंसीडर्ड एज स्केलर क्वांटिटी. इसको आपको याद रखना है, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है जो वेक्टर्स में आपको पता होना चाहिए. नाउ लेट्स स्टार्ट विद द टाइप्स ऑफ वेक्टर. वेक्टर कितने टाइप्स के होते हैं? सो नेक्स्ट टॉपिक इज द टाइप्स ऑफ वेक्टर्स. तो वेक्टर्स हमारे दो टाइप्स के होते हैं, पोलर वेक्टर एंड योर एक्सियल वेक्टर. सबसे पहले लेट्स डिस्कस व्हाट आर दीज पोलर वेक्टर्स. सो वेक्टर्स व्हिच हैव अ स्टार्टिंग पॉइंट एंड एक्ट अलोंग द डायरेक्शन ऑफ मोशन. जिनका स्टार्टिंग पॉइंट होता है और वो मोशन की डायरेक्शन में लगते हैं. वेक्टर्स की डायरेक्शन भी वही होगी जो मोशन की डायरेक्शन होगी, और स्टार्टिंग पॉइंट का हमें पता होगा कि कहां से है. उनको हम बोलते हैं पोलर वेक्टर्स. एग्जांपल, डिस्प्लेसमेंट, फोर्स एंड वेलोसिटी. देखो, डिस्प्लेसमेंट जिस डायरेक्शन में बॉडी चलेगी, डिस्प्लेसमेंट उसी डायरेक्शन में होने वाली है आपकी. फोर्स, अगर एक बॉडी को मैं यहां से पुश कर रहा हूं, ये बॉडी है, इफ आई एम पुशिंग इट, तो हमें पता है पुश करेंगे तो फोर्स किस डायरेक्शन में, राइट में, बॉडी भी राइट में मूव करेंगे और स्टार्टिंग पॉइंट भी होगा फोर्स का. जस्ट लाइक दैट वेलोसिटी, वेलोसिटी भी आपकी डायरेक्शन अलोंग द मोशन ही होगी. ठीक है. एंड इट विल आल्सो हैव अ स्टार्टिंग पॉइंट. तो दैट इज योर पोलर वेक्टर. फिर आता है आपका एक्सियल वेक्टर. नाउ द एक्सियल वेक्टर्स मींस एक्सियल, एक्सिस के अलोंग. सो द वेक्टर्स व्हिच रिप्रेजेंट रोटेशनल इफेक्ट, दे रिप्रेजेंट द रोटेशनल इफेक्ट. अगर बॉडी रोटेट कर रही होगी, वहां पे जो भी वेक्टर आपका इन्वॉल्व होगा दैट कम्स अंडर एक्सियल वेक्टर. एंड दे एक्ट अलोंग द एक्सिस ऑफ रोटेशन. अब जिस भी एक्सिस के अलोंग बॉडी रोटेट करेगी, इनकी जो डायरेक्शन होती है वो उसी एक्सिस के अलोंग होती है. एग्जांपल के तौर पे टॉर्क, एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर एक्सेलरेशन. देखो, हमारे मोमेंटम, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन लीनियर मोशन में भी होते हैं. अगर बॉडी रोटेट कर रही है तो बस एंगुलर वर्ड लगा देना, वो रोटेशनल में आपके आ जाएंगे. टॉर्क, टॉर्क आपकी फोर्स ही होती है, बट रोटेशनल में जो फोर्स होती है. मैंने आपको पहले ही बताया था, टॉर्क द प्रोडक्ट ऑफ द डिस्टेंस फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन एंड द लीनियर फोर्स. टॉर्क, इसके बारे में पहले भी मैं आपको बता चुका हूं. तो कंसीडर एन एग्जांपल, एक फैन है, रोटेट कर रहा है, अ फैन इज रोटेटिंग एंड इट इज रोटेटिंग इन दिस एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन. दिस इज द एक्सिस ऑफ रोटेशन ऑफ द फैन. So the torque acting on this fan will act along this axis of rotation. ये आपकी टॉर्क की डायरेक्शन होगी. ठीक है.
So these are the two types of vectors we have, polar and axial vector. Now let us move on to the importance of vector. What is the importance of vector? Why we are studying these vectors? So let's discuss the importance of vectors. Why we are studying these vectors? What is the use of these vectors? तो सबसे पहली जो importance है, that is the many laws of physics can be written in compact form by the use of vectors. फिजिक्स के बहुत सारे लॉज हैं जिनको हम छोटी फॉर्म में लिख सकते हैं, कॉम्पैक्ट फॉर्म में लिख सकते हैं, सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिख सकते हैं, ब्रीफ फॉर्म में लिख सकते हैं बाय द यूज ऑफ वेक्टर्स. वेक्टर से हम किसी बड़े लॉ को, जो स्टेटमेंट है, उसको छोटा लिख सकते हैं. जैसे फॉर एग्जांपल द न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, the rate of change of momentum is directly proportional to the force and it acts in the direction of force. आपका होता है. तो देखो, अगर मैं इक्वेशन की फॉर्म में इसको लिखता हूं, F इक्वल टू dp by dt होता है, दिस इज रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम. dp by dt का मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इक्वल्स टू फोर्स आ गया आपका. ठीक है, और इसी से हम ड्राइव करते थे F इक्वल टू ma. तो कहीं पे अगर मैं F इक्वल टू ma भी लिख रहा हूं, वेक्टर फॉर्म में मैंने लिखा है, तो इट शोज दैट आई एम टॉकिंग अबाउट द सेकंड लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन. ठीक है, तो एक बहुत बड़े लॉ को, जिसमें लैंग्वेज मुझे लिखनी पड़ती 3 से 4 लाइन, उसकी जगह अगर मैं ये लिखता हूं दैट इट इज सेल्फ इंप्लाइड दैट आई एम टॉकिंग अबाउट सेकंड लॉ. ठीक है, तो ये फायदा होता है हमारा, बड़े लॉज को स्टेटमेंट लिखने की जगह हम कॉम्पैक्ट फॉर्म में, छोटी फॉर्म में लिख सकते हैं यूजिंग द वेक्टर्स. सेकंड होता है द डेरिवेशंस इन्वॉल्विंग द लॉज ऑफ फिजिक्स कैन बी ग्रेटली सिंप्लीफाइड बाय यूज ऑफ वेक्टर्स. आपकी काफी डेरिवेशंस होती है जिसमें लॉज का यूज हो रहा होता है. फिजिक्स के कुछ लॉज है, न्यूटन के लॉज का यूज हो रहा है, सेकंड लॉ का ही यूज हो रहा है. आपको जो 5th यूनिट आएगी उसमें मैं आपके सेंटर ऑफ मास वाली यूनिट में कई डेरिवेशन सॉल्व कराऊंगा, उसमें सेकंड लॉ का यूज है. तो स्टेटमेंट लिखने की जगह हम क्या करेंगे, वहां पे ये सीधा लिख देंगे F इक्वल टू dp by dt, F इक्वल टू ma. उससे हमारी डेरिवेशन थोड़ी सी छोटी हो जाती है, सिंप्लीफाइड हो जाती है. तो कुछ ऐसी डेरिवेशंस होती है हमारी जिसमें फिजिक्स के लॉज का यूज होना है, और वहां पे अगर हम वेक्टर फॉर्म में उनको लिखते हैं तो हमारी डेरिवेशन काफी सिंप्लीफाइड हो जाती है, छोटी हो जाती है. तो ये एक और फायदा होता है आपका वेक्टर्स का. तो वेक्टर्स हमें बहुत जगह पे फिजिक्स में हेल्प आउट करने वाला है. नाउ लेट्स मूव ऑन टू द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इज हाउ टू राइट अ वेक्टर, द वेज ऑफ राइटिंग वेक्टर. वेक्टर को लिखते कैसे है, अगर आपको ये पता चल जाए तो वेक्टर्स में आगे आप बहुत कंफर्टेबल होंगे. तो लेट्स स्टार्ट विद हाउ टू राइट अ वेक्टर. लेट्स स्टार्ट विद द वेज ऑफ राइटिंग वेक्टर. वेक्टर को पहले लिखते कैसे हैं, वेक्टर को लिखने के बाद उसमें कौन सी चीज क्या डिनोट करती है, ये हमें पता होना चाहिए. उसके बाद हम कंफर्टेबल हो जाएंगे वेक्टर्स में. तो देखो, सबसे पहला तरीका वेक्टर को लिखने का, वेक्टर का आपको पता है, वेक्टर के ऊपर कोई भी वेक्टर होता है उसके ऊपर एरो साइन होता है, इसका मतलब वो वेक्टर है. अब हमारे पास देखो 3 कोऑर्डिनेट सिस्टम, कोऑर्डिनेट एक्सिस होते हैं एक्स वाई जेड. अब मैंने उसमें एक वेक्टर ले लिया, ए वेक्टर, ये रहा. ये एरो, मैंने कहा था ना, एरो से ऐसे एक एरो से डिनोट करूंगा किसी वेक्टर को. देखो ये मैंने एरो से डिनोट कर दिया, ओरिजिन से लेके ये जो बना हुआ है ये एक वेक्टर है. कौन, क्या नाम ले लिया मैंने इसको, ए वेक्टर दे दिया. ठीक है, अब ये जो वेक्टर है ये एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट सिस्टम में है, तो इसकी कोई ना कोई वैल्यू एक्स में भी होगी, वाई में भी होगी, जेड में भी होगी. तो ये वेक्टर 3 छोटे छोटे वेक्टर से मिलके बना है, जो एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस के अलोंग है. वो इसके 3 टुकड़े हैं, एक तरह से 3 पार्ट्स हैं. तो एक वेक्टर ए को मैं लिख सकता हूं ए एक्स वेक्टर प्लस ए वाई वेक्टर प्लस ए जेड वेक्टर. ए एक्स वेक्टर का मतलब है इस वेक्टर का जो पार्ट एक्स एक्सिस की तरफ है, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस की तरफ. एक वेक्टर तीनों के कॉम्बिनेशन से बनता है. ठीक है, अब वेक्टर को हम कैसे लिखते हैं, मैग्नीट्यूड साथ में डायरेक्शन लिख सकते हैं ना. वेक्टर में क्या होता है, मैग्नीट्यूड होती है और डायरेक्शन होती है. तो इस वेक्टर को मैंने लिख दिया, जो ये वेक्टर था ना ए एक्स, इसको मैंने लिख दिया ए एक्स. देखो एरो साइन हटा दिया, इसका मतलब मैग्नीट्यूड. साथ में मैंने लिखा आई कैप, आई के ऊपर टोपी जैसा पहना दिया कैप. ये डायरेक्शन को शो करता है, इनको हम कहते हैं यूनिट वेक्टर. यूनिट वेक्टर, इनका मैग्नीट्यूड 1 होता है और ये शो करते हैं डायरेक्शन. आई कैप का मतलब होता है एक्स एक्सिस. ए वाई वेक्टर को मैंने लिख दिया ए वाई साथ में जे कैप. ए वाई हो गया मैग्नीट्यूड वाई एक्सिस की तरफ, और जे कैप हो गया डायरेक्शन को शो कर रहा है, वाई एक्सिस को शो कर रहा है. ठीक है, यूनिट वेक्टर है ये. ऐसे ही ए जेड वेक्टर को मैंने लिख दिया ए जेड इंटू में की कैप. ए जेड हो गया मैग्नीट्यूड वेक्टर का जेड एक्सिस की तरफ, और के कैप यूनिट वेक्टर है, जेड डायरेक्शन को शो कर रहा है. तो यहां पे अगर एक वेक्टर को मैं इस तरह से जनरल फॉर्म में लिख सकता हूं,
तो किसी भी वेक्टर ए को मैं लिख सकता हूं ए एक्स आई कैप, ए वाई जे कैप, ए जेड के कैप, ऐसे वेक्टर बी सी डी किसी को भी आप लिख सकते हो, ठीक है। तो ए एक्स ए वाई ए जेड होते हैं आपके मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर इन एक्स एक्सिस, ये ए वाई होता है वाई एक्सिस की तरफ मैग्नीट्यूड, और ए जेड होता है जेड एक्सिस की तरफ मैग्नीट्यूड। बेटा पेशेंस रखना, धीरे धीरे चीजें आ जाएगी, दिस इज अ न्यू फॉर्म टू यू, न्यू थिंग टू यू, थोड़ा सा टाइम लगेगा, प्रैक्टिस करेंगे होगा सब कुछ। आफ्टर दैट दिस आई कैप जे कैप के कैप, ये होते क्या है, यूनिट वेक्टर होते हैं, यूनिट वेक्टर, इनका मैग्नीट्यूड 1 होता है, ठीक है, इसलिए मल्टीप्लाई करने पे मैग्नीट्यूड चेंज नहीं होता जब हम ए एक्स के साथ इसको मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है, मैग्नीट्यूड 1 होता है यूनिट वेक्टर का, एंड ये डायरेक्शन को शो करते हैं। तो ये आई कैप है यूनिट वेक्टर अलोंग एक्स एक्सिस, तो आई कैप को देखते ही आप समझ जाओगे एक्स एक्सिस की बात कर रहे हैं। जे कैप इज यूनिट वेक्टर अलोंग वाई एक्सिस, के कैप इज यूनिट वेक्टर अलोंग जेड एक्सिस, ठीक है। तो कहीं पे भी आप के कैप देखो तो समझ जाना आई एम टॉकिंग अबाउट द जेड एक्सिस, ठीक है। तो यूनिट वेक्टर गिव्स यू द डायरेक्शन, इनका काम डायरेक्शन प्रोवाइड करना होता है बस, इनका मैग्नीट्यूड 1 होता है, उसकी आपको दिक्कत नहीं आएगी, मल्टीप्लाई आप इनको करोगे किसी से तो वो डायरेक्शन उस चीज को मिल जाएगी, ठीक है। तो जब मैंने ए एक्स के साथ आई कैप लिखा तो मैं समझ गया कि हम एक्स एक्सिस की बात कर रहे हैं, ठीक है। चलो कुछ एग्जांपल्स लेते हैं, उससे चीजें क्लियर हो जाएगी। एक मैंने वेक्टर ले लिया 3 आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस 4 के कैप, पहले तो पहचानना है इसमें कौन सी चीजें क्या है। अब आई कैप का मतलब हमें पता है ना एक्स एक्सिस, तो इसके आगे 3 लिखा है, इसका मतलब आपका किसको डिनोट करेगा, ए एक्स को। तो यहाँ पे मुझे वैल्यू फाइंड आउट करनी थी एक्स ए वाई और ए जेड की, तो क्या बनेगी, ए एक्स की वैल्यू बनेगी 3। अब जे कैप के आगे 2 लिखा है, तो ये आपका वाई एक्सिस को शो कर रहा है, तो ये क्या बन गया, ए वाई, तो ए वाई बन गया मेरा 2। एंड यहां पर के कैप है, के कैप के आगे 4 लिखा है, इट मींस ए जेड की वैल्यू क्या है, 4 है। इसका मतलब वेक्टर जो ए वेक्टर है उसका मैग्नीट्यूड 3 है एक्स एक्सिस में, 2 है वाई एक्सिस में और 4 है जेड एक्सिस में। इन तीनों को कंबाइन करके इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालना भी सिखाऊंगा, पर थोड़ा सा वेट करो, सब सीखेंगे। अब एक वेक्टर मैंने ले लिया बी, -3 आई कैप प्लस 4 जे कैप -2 के कैप, तो यहां पे बी एक्स क्या बनेगा, आई कैप के आगे जो भी लिखा है -3, बिल्कुल माइनस भी हो सकता है। बी वाई क्या है मेरा 4 एंड बी जेड क्या बन जाएगा मेरा -2, ये बन गया। अब आ जाओ, एक वेक्टर मैंने डी ले लिया, ठीक है, नाम कुछ भी दे सकते हैं, जरूरी नहीं हर बार ए ही लेना, बी भी ले सकते हैं, डी भी ले सकते हैं। तो वेक्टर डी ले लिया, आई कैप के आगे लिखा है 4, जे कैप के आगे लिखा है 3। अब के कैप हम ढूंढ रहे हैं, यार के का क्या करें, डी जेड भी निकालना है, तो के कैप लिखा नहीं हुआ ना, इसका मतलब वहां पे उसका मैग्नीट्यूड की वैल्यू 0 है, इसका मतलब ये इक्विवेलेंट है, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता था 0 के कैप, पर उसका कोई फायदा नहीं होता, ठीक है। तो यहाँ पे इसको नहीं लिखने की कोई जरूरत, अगर कोई चीज गिवन नहीं है इसका मतलब वहां पे उसकी वैल्यू 0 है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका के कैप मतलब जेड एक्सिस की तरफ जो डी जेड होगा वो क्या बनेगा, 0 बनेगा, क्योंकि वो गिवन नहीं है, ठीक है। तो इस तरह से वैल्यूज फाइंड आउट करते हैं। अब शायद आपको आइडिया आ गया होगा वेक्टर को लिखते कैसे हैं और उसमें से कौन सी चीज क्या शो करती है। ये मैग्नीट्यूड के लिए होते हैं, और ये आई कैप जे कैप के कैप ये होते हैं यूनिट वेक्टर्स, ये डायरेक्शन को शो करते हैं। आई कैप फॉर एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड दिस इज फॉर जेड एक्सिस। अब बढ़ते हैं वेक्टर को लिखने की दूसरी फॉर्म, और उसी के साथ साथ मैं आपको एक क्वेश्चन भी सिखाऊंगा, हाउ टू फाइंड आउट द यूनिट वेक्टर ऑफ अ वेक्टर। सर यूनिट वेक्टर तो सीख लिए ये रे, नहीं नहीं, दीज आर द यूनिट वेक्टर जो शो करते हैं एक्स एक्सिस वाई एक्सिस जेड एक्सिस को। अगर मुझे किसी एक वेक्टर का पूरे वेक्टर का यूनिट वेक्टर निकालना तो कैसे निकालेंगे, वो अब सीखेंगे, द वे ऑफ राइटिंग वेक्टर सेकंड फॉर्म कैसे लिखते हैं। सो लेट्स लर्न हाउ टू राइट द वेक्टर इन द सेकंड वे, कैसे लिखते हैं। तो हमें पता है एक वेक्टर ए है, उसको उसके पास क्या होता है, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन। तो उसका मैग्नीट्यूड मैंने ले लिया, मान लिया ए है, ठीक है, एरो साइन को रिमूव कर दिया, मैग्नीट्यूड को डिनोट करेगा, और डायरेक्शन किससे शो करते हैं, यूनिट वेक्टर से। तो पूरे वेक्टर का यूनिट वेक्टर मैंने मान लिया ए, उसके ऊपर कैप, ठीक है। तो मैग्नीट्यूड को मैंने डायरेक्शन से मल्टीप्लाई कर दिया, तो मुझे क्या मिल जाएगा, ओरिजिनल वेक्टर जो मेरा वेक्टर है। तो देखो एक वेक्टर को सेकंड तरीका कैसे है लिखने का, उसके मैग्नीट्यूड को उसकी डायरेक्शन से मल्टीप्लाई कर दो। डायरेक्शन होती है यूनिट वेक्टर से, यूनिट वेक्टर इसलिए हम निकालना सीखेंगे कैसे निकालते हैं, ठीक है। पर एक बार पहले ये सीखते हैं कि ये मैग्नीट्यूड कैसे निकाला जाता है वेक्टर। सो ए इज द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए एंड ए कैप इज द यूनिट वेक्टर ऑफ दिस वेक्टर ए। दिस ए कैप गिव्स यू द डायरेक्शन ऑफ दिस वेक्टर ए। तो इस मैग्नीट्यूड को सबसे पहले कैसे फाइंड आउट करें, हमारा क्वेश्चन ये है। तो वो फाइंड आउट करते हैं हम यूजिंग द कंसेप्ट ऑफ मॉडुलस। मॉडुलस का तरीका है,
देखते हैं मॉडुलस क्या होता है। तो मैंने एक वेक्टर ले लिया ax i कैप, ay j कैप और az k कैप, ठीक है, ऐसे ही मान लिया। तो इसका मॉडुलस निकालना था। मॉडुलस मतलब मैग्नीट्यूड निकालने का तरीका। तो मॉडुलस, मॉडुलस निकलता है, वेक्टर है, उसके साइड में आप ऐसे दो वर्टिकल लाइंस ड्रॉ करते हैं, ये मॉडुलस को शो करता है दैट यू आर गोइंग टू डू द मॉडुलस ऑफ दिस वेक्टर। और मॉडुलस से हमें क्या मिल जाता है, मैग्नीट्यूड मिल जाता है वेक्टर का। और ये कैसे होता है, आपको जो भी ax ay और az गिवन है उसका आप अंडर रूट लोगे, स्क्वायर अप करोगे और उनको ऐड करोगे, मतलब अंडर रूट ax स्क्वायर प्लस ay स्क्वायर प्लस az स्क्वायर गिव्स यू द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर। आपको वेक्टर a का मैग्नीट्यूड मिल जाएगा a। तो मॉडुलस कैसे करते हैं, बड़ा सिंपल होता है। तो एक एग्जांपल मैंने लिया है, यहाँ पे एक वेक्टर ले लिया 2i कैप माइनस 3j कैप प्लस 4k कैप। अब इसका मुझे पूछा गया फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ दिस वेक्टर a। तो कैसे निकालेंगे, यूजिंग मॉडुलस। तो मैं इसका मॉडुलस करूंगा, वो मुझे क्या देगा, इसका मैग्नीट्यूड देगा। और क्या तरीका होता है मॉडुलस करने का, अंडर रूट ax स्क्वायर। तो यहाँ पे ax क्या है मेरा 2 है, तो 2 का स्क्वायर। ay क्या है मेरा -3 है, तो -3 का स्क्वायर। प्लस में az क्या है 4 है, तो प्लस में 4 का स्क्वायर। तो 2 का स्क्वायर इज 4, -3 का स्क्वायर इज 9, 4 का स्क्वायर इज 16, तो 16 प्लस 4 20 प्लस 9 29। सो अंडर रूट 29, स्क्वायर रूट 29 इज द मैग्नीट्यूड ऑफ दिस वेक्टर। इस वेक्टर का ये मैग्नीट्यूड है, ठीक है। अगर आपको कोई यूनिट गिवन है वेक्टर के साथ, मान लो ये वेक्टर आपका फोर्स को डिनोट करता है, तो आपको ऐसे यूनिट लिखी हुई मिलेगी, जैसे न्यूटन मैंने लिख दिया इसके साथ में ब्रैकेट लगा के न्यूटन, इट मींस ये वेक्टर ए फोर्स को डिनोट कर रहा है। तो यहाँ पे यूनिट में आप जब इसका मैग्नीट्यूड निकालोगे तो यहाँ पे भी क्या लिखोगे, न्यूटन लिखोगे। ये थोड़ा सा ध्यान रखना आपको, ठीक है। चलो, सो हमें यूनिट वेक्टर सीखने से पहले सीखना जरूरी था मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं। तो मैग्नीट्यूड अब निकालना आ गया हमें वेक्टर का, कैसे निकालते हैं, यूजिंग द मॉडुलस कंसेप्ट। अब ये यूनिट वेक्टर निकालना सीखते हैं, एक वेक्टर का यूनिट वेक्टर कैसे निकालते हैं। लेट्स डू इट, इसके एक दो क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। तो लेट्स डिस्कस अ क्वेश्चन हाउ टू फाइंड आउट द यूनिट वेक्टर। तो मैंने एग्जांपल ले लिया है। सबसे पहले देखते हैं यूनिट वेक्टर है क्या। तो यूनिट वेक्टर किसी वेक्टर का निकाला जाता है। तो यूनिट वेक्टर ऑफ अ वेक्टर हैज यूनिट मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड कितना होता है, 1 होता है, ठीक है। एंड सेम डायरेक्शन एज द गिवन वेक्टर। जो वेक्टर आपको गिवन है, ये वेक्टर उसकी डायरेक्शन को देता है आपको। यूनिट वेक्टर क्या देगा, जो ओरिजिनल वेक्टर है आपको, जो गिवन वेक्टर है उसकी डायरेक्शन को शो करता है। तो इसकी डायरेक्शन क्या होगी, वही होगी जो ओरिजिनल वेक्टर की डायरेक्शन है, तभी तो ये डायरेक्शन को शो कर रहा है वेक्टर की, ठीक है। तो यूनिट वेक्टर किसी एक वेक्टर का निकाला जाता है और इसका मैग्नीट्यूड होता है 1 यूनिट। यूनिट का मतलब 1 एंड सेम डायरेक्शन एज द गिवन वेक्टर। लिखते कैसे, मैंने मान लिया वेक्टर ए है मेरा, उसको लिखूंगा मैग्नीट्यूड इनटू में यूनिट वेक्टर दैट शोज द डायरेक्शन। तो यूनिट वेक्टर कैसे निकलेगा, इसको इस तरफ डिवाइड करूंगा मैं, तो द वेक्टर विल बी डिवाइडेड बाय द मैग्नीट्यूड। मुझे क्या मिल जाएगा, यूनिट वेक्टर। तो एक क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। मुझे वेक्टर गिवन है 2i कैप माइनस 3j कैप प्लस 4k कैप। मुझे पूछा है फाइंड द यूनिट वेक्टर ऑफ दिस वेक्टर। तो कैसे निकालेंगे, अब मुझे पता है वेक्टर निकालने का फॉर्मूला, कोई भी वेक्टर होता है मैग्नीट्यूड इनटू डायरेक्शन दैट इज यूनिट वेक्टर। तो फॉर्मूला ये बनेगा, मतलब वेक्टर को मुझे डिवाइड करना मैग्नीट्यूड से। तो वेक्टर तो मुझे गिवन है, तो सिर्फ ये मैग्नीट्यूड निकालना मुझे, जैसे ही मिलेगा डिवाइड कर दूंगा मैं। तो पहले मैग्नीट्यूड निकाल लो वेक्टर का, इसलिए मैंने आपको पहले सिखाया था हाउ टू कैलकुलेट मॉडुलस। तो मॉडुलस गिव्स यू द मैग्नीट्यूड। तो मैंने अभी निकाल के सिखाया था आपको, इसका अंडर रूट 29 आया था। तो मैग्नीट्यूड मुझे मिल चुका है, ओरिजिनल वेक्टर मेरे पास है, दोनों को डिवाइड कर दो। सो वेक्टर मुझे गिवन है, ये रहा 2i कैप माइनस 3j कैप प्लस 4k कैप। डिवाइड कर दो इसको मैग्नीट्यूड से, और मैग्नीट्यूड मैंने निकाला है अंडर रूट 29। सो दिस विल बी योर यूनिट वेक्टर। ये आ गया आपका यूनिट वेक्टर। अब एक बच्चा खड़ा होके कहता है, अ स्टूडेंट आस्क अ क्वेश्चन, सर हाउ टू वेरीफाई दैट इट्स अ यूनिट वेक्टर, करेक्ट आया है या नहीं, कैसे चेक होगा। सो मैंने अभी आपको बोला था वेक्टर, यूनिट वेक्टर हैज यूनिट मैग्नीट्यूड। एक बार इस वेक्टर का ना, ये जो निकाला है यूनिट वेक्टर, इसका मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करके देखते हैं, ठीक है। लेट्स कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड ऑफ दिस वेक्टर, ठीक है। कैसे निकलेगा, यू कैन राइट दिस वेक्टर लाइक दिस, 2 अंडर रूट 29 i कैप माइनस 3 अपॉन में अंडर रूट 29 j कैप प्लस 4 अपॉन में अंडर रूट 29 k कैप। ऐसे भी लिख सकते हैं, वी कैन राइट इन दिस वे ऑल्सो। दिस इज द प्रॉपर वे, जस्ट आई एम शोइंग, इसलिए दैट्स व्हाई आई एम राइटिंग इन दिस वे, जस्ट टू शो यू दैट द मैग्नीट्यूड इज यूनिटी, दैट द मैग्नीट्यूड इज 1। इसके लिए कर रहा हूं। तो निकालो एक बार इसका मॉडुलस निकालो। तो 2 अपॉन में अंडर रूट 29 का स्क्वायर
प्लस -3 में √29 का स्क्वायर प्लस 4 में √29 का स्क्वायर। अगर ये 1 आ गया, इफ इट कम्स आउट टू बी 1, देन इट शोज दैट दिस इज द यूनिट वेक्टर। करेक्ट निकला है हमारा। ठीक है, तो शो चेक करते हैं एक बार। देखो कैलकुलेट करके क्या बनेगा आपका, 2 का स्क्वायर इज 4 डिवाइडेड बाय 29 प्लस 3 स्क्वायर इज 9 डिवाइडेड बाय 29 प्लस 4 स्क्वायर इज 16 divided by 29. 4, when you will take LCM comes out to be 29, and in numerator when you will add them up you will get 29. So 29 divided by 29 will be 1, and the square root of 1 is 1. तो आपका आंसर आ गया 1. So the unit vector I have calculated, its magnitude comes out to be 1. It shows that it's a unit vector. ठीक है, ये हो गया। अब दूसरी बात आती है, एक बच्चा और क्वेश्चन पूछता है, सर how you can say that by multiplying the magnitude with the unit vector gives you the original vector? कैसे आप इसको वेरीफाई करके दिखाओ। So let's verify this also. Okay, I'm rubbing it. So look, I have to recreate my this original vector using this magnitude and this direction, this unit vector. कैसे करोगे? Multiply them. Vector into my unit vector. So your magnitude comes out to be √29. Multiply it with your unit vector. 2i cap minus 3j cap plus 4k cap. Divide by √29. They're both going to cancel out, and you will get 2i cap minus 3j cap plus 4k cap. And this is your original vector. So look, the product of magnitude and unit vector gives you the original vector. देता है आपको. So it is the correct form of writing it. ठीक है? So today we have discussed till the unit vector. We started with the difference between scalar and vector. Then I talked about the question of pressure and current, why they are not vectors even if they have magnitude as well as direction. Then I talked about the types of vector, the polar vector and the axial vector, and I have given you the examples also. Then I discussed with you the importance of vector, the two important points, the two advantages of vectors I told you. Then I started with the ways of writing vectors. The first way of writing the vector, the general way, and the second way of writing the vector from which we can calculate the unit vector, जिसकी हेल्प से हम यूनिट वेक्टर भी कैलकुलेट कर सकते हैं. So practice these questions. एक क्वेश्चन ले लेते हैं एज अ होमवर्क. आई विल गिव यू a question as a homework. I am giving you homework. Question is 4i cap minus 3j cap plus k cap. You have this vector. I am naming this vector as b vector. Okay, you need to find the unit vector. Just find the unit vector of this vector. In next class we will discuss this one. Okay, इसका आपको यूनिट वेक्टर कैलकुलेट करना है. 4i cap minus 3j cap plus k cap. तो प्रैक्टिस करना है इसको. आपको नेक्स्ट क्लास में आपको मिलेंगे. अच्छा, एक बार क्लास को एंड करने से पहले की पॉइंट है यूनिट वेक्टर के बारे में, उसको पता होना चाहिए आपको. यूनिट वेक्टर इज अ वेक्टर विच हैज नो यूनिट एंड नो डायमेंशन. यूनिट वेक्टर के पास ना कोई यूनिट होती है ना कोई डायमेंशन होती है. लिख लो, इट इज वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट अबाउट यूनिट वेक्टर. Unit vector has no units, कोई units नहीं होती इसके पास, and no dimensions. It means a unit vector never has a unit and do not has the dimension formula also. इसको आपको याद रखना है. ठीक है, चलो, in next class I will discuss with you some of the definitions of your vectors. ठीक है, so I'll see you in the next class. Till then, take care and be healthy. Bye.